हाँ, तो ऐसा है, मैं बता रहा था आपके बीच में झगड़ा हुआ और आप लोग सोचते हैं कोर्ट जाने के बदले अपन शशांक सर के पास जाते हैं, शशांक सर दोनों पक्षों को सुन के निष्पक्ष भाव से एक डिसीजन देंगे, तो मैं बन गया एक आर्बिट्रेटर। सो आपको न्याय नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, न्याय आपको मिलेगा, बस आपको एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट आप आर्बिट्रेशन में जाओ। ऐसे एग्रीमेंट्स पूरी तरह से वैलिड होते हैं। आर्बिट्रेटर ऐसे कोई भी नहीं बन सकता, एक ऐसा नॉलेजेबल व्यक्ति होगा तो उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत बड़ा सीए हो गया या कोई रिटायर्ड जज हो गए, तो इन लोग आर्बिट्रेटर करके अपॉइंट होते हैं एज पर द आर्बिट्रेशन एक्ट। तो सरकार अपॉइंट करती है इन व्यक्तियों को। सो अपन लोग खुद नहीं बोल सकते ये हमारा आर्बिट्रेटर है, उसके लिए प्रॉपर अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स होना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिनको अपॉइंट किया है कोर्ट ने, सरकार ने, कि ये हमारे आर्बिट्रेटर रहेंगे। आपको अगर कोर्ट नहीं जाना है तो इनके पास जाके आप डिसीजंस ले सकते हैं। और आर्बिट्रेटर भी निष्पक्ष भाव से डिसीजन देता है, ऐसा नहीं कि पैसे खिला दो और अपने फेवर में डिसीजन। उनके ऊपर भी एक कानून है, वो कानून से बंधे होते हैं वो लोग। अगर वो गलत करते पाए गए तो उनके ऊपर भी सख्त एक्शन ली जा सकती है। तो इसीलिए आर्बिट्रेटर एक प्रॉपर व्यक्ति होता है जिसके पास हम जा सकते हैं। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी आर्बिट्रेटर करके काम करते हैं। जैसे एक शरद पवार हैं अपने यहाँ पे, तो वो आर्बिट्रेटर थे एक टाइम पे। सो उनके पास भी आप कोर्ट की जैसे जा सकते थे और वो डिसीजन दे सकते थे। तो ऐसे आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड होते हैं। सो जो आर्बिट्रेटर है ना, उसमें फिर आप अगर कोर्ट ना जाते हुए उसके पास भी जाओगे तो ये वैलिड रहेगा। तो ऐसा अगर लिखा है जिसमें हमने बोला कि आप कोर्ट तो नहीं जा सकते लेकिन आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, तो ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब आर्बिट्रेशन में कौन से डिस्प्यूट्स जाते हैं? तो दोनों प्रकार के, इनफैक्ट तीन प्रकार के, जो अभी हो चुका है डिस्प्यूट, जैसे अभी अभी आपका और आपके फ्रेंड का झगड़ा हुआ, अभी आप डिसाइड करते हैं कि कोर्ट के बदले आर्बिट्रेशन में चलते हैं, तो ये भी चलेगा। जो प्रेजेंट डिस्प्यूट है, अभी चल रहा है, वो वाला। कभी कभी कोई पास डिस्प्यूट है, पहले से झगड़ा चल रहा है, आप सोच रहे हैं यार कोर्ट में फालतू के खर्चे बढ़ते जाते हैं, तो उससे अच्छा अपन एक काम करते हैं, अब आर्बिट्रेशन में लड़ते हैं। सो ऐसे केस में आप कोई पास्ट डिस्प्यूट को भी आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हैं, या फ्यूचर डिस्प्यूट्स को जो आगे अराइज हो सकते हैं। जैसे हमने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें हमने बोल दिया आगे अगर झगड़ा होगा तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। सो ये भी एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिसमें फ्यूचर डिस्प्यूट्स को हम आर्बिट्रेशन में ले जा रहे हैं। आर्बिट्रेशन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं राइटिंग में होना अनिवार्य होता है। सो वैसे मैंने आपको बताया था एक एग्रीमेंट ओरल भी उतना ही वैलिड होता है जितना रिटर्न हो, लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट बोलता है आर्बिट्रेशन के सब कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न होना कंपलसरी होते हैं। ठीक है। सो वही दिया है। तो एक्चुअली एक ही एक्सेप्शन है, सिर्फ अलग अलग प्रकार से बताया, एक प्रेजेंट डिस्प्यूट के बारे में, दूसरा पास्ट और फ्यूचर डिस्प्यूट्स के बारे में, बट है वही। So, a contract by which the parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract. That is an agreement to refer present dispute to arbitration. Similarly, a contract by which the parties agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen, past dispute, or which may arise in future is also valid, बट सच कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आर्बिट्रेशन होते हैं ये पूरे राइटिंग में होना अनिवार्य है। तो एक्सेप्शन वैसे एक ही है आर्बिट्रेशन का, और ये हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है। सो ऐसा है। सो ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड रहेंगे। अच्छा, ये चालू ही नहीं हुआ क्या? हाँ, हो जाएगा अभी। थोड़े बच्चे कम हो गए आजकल, है ना। होता है ऐसा, सीए एग्जाम्स में बहुत बार होता है। ये बैच में ज़्यादा जल्दी हो गया, इतने जल्दी नहीं होता। धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार हमसे नहीं होगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं कुछ। और कुछ थोड़ा लीनियंटली लेते हैं इसीलिए नहीं आते, ऐसे भी होते हैं। 11वीं 12वीं तो निकाल ही लिए, ये भी निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। सीए एग्जाम से हलवा नहीं होते।
ठीक है, तो आर्बिट्रेशन का हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो ऐसा कई बार देखा गया है, सीए एग्जाम में कुछ लोग लाइटली लेते हैं 11 12 जैसा। तो मैंने वैसे शुरुआत में ही बताया था इतना इजी नहीं होता। हाँ ले जाओ ले जाओ, मेरे को लगा ही था बंद होगा। यहाँ पे नहीं है। हाँ ठीक है। वो भी बंद हो गया क्या? ठीक है। पहले हमारे पास जनरेटर था, फिर हमने जगह चेंज कर लिए तो जनरेटर फिर निकाल दिए। पहले हम दूसरी जगह क्लास लेते थे। ठीक है, अभी फिर कोविड के बाद से हमने शिफ्ट कर लिया। होता है कभी कभी। हाँ। अच्छा है। नहीं, कोविड के पहले बहुत लोग फिजिकल क्लासेस ही बहुत क्या सभी फिजिकल क्लासेस ही अटेंड करते थे, बहुत कम वीडियोस खरीदते थे। तो वीडियो में तो हम लोग पहले से ही थे, लेकिन वीडियोस में कम लोग थे। अभी उसके बाद वीडियोस इतने बिकते हैं कि लगभग 50% लोग यहाँ पे रहते हैं, बाकी ऑनलाइन या वीडियोस के थ्रू ही करते हैं, 50 से भी ज़्यादा। तो इसीलिए अभी हमको इतनी बड़ी क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले हम लोग खतरनाक बड़े क्लासेस लेते थे, एकदम 400 450 बच्चे एक क्लास में बैठते। तो इतनी बड़ी क्लासेस थी वो। अपना धर्मपेट में कौन सी स्कूल है, बिशप कॉटन है, उसके बाजू की जो बिल्डिंग थी वहाँ एलन ने भी चालू किया था बाद में, अपने छोड़ने के बाद उसने लिया था वो। तो वो बहुत महंगा पड़ता था लेकिन हमको, तो 1.5 करोड़ रेंट में जाता था हमारा। 2 लाख रुपए पर मंथ पर फ्लोर का रेंट था वहाँ। तो एक एक फ्लोर के हिसाब से 2 2 लाख रुपए पे करते थे पर मंथ के, एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस और बाकी के खर्चे छोड़ के, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब अलग से एक्स्ट्रा। तो 1.5 करोड़ जाता था। फिर कोविड आ गया, फिर हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस तुरंत दूसरे दिन से। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमको ये पूरी बिल्डिंग मिल गई, तो हमने सोचा यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, पास में ही पड़ रहा था। थोड़ा सा दूर है, बस आधे किलोमीटर का फ़र्क है वहाँ से, तो यहाँ पे आ गए अपन। ये पुराता है अपने को, पैसे बचते ना। ठीक है। और ज़रूरत भी नहीं है ना, तो वहाँ पे अपना खुद का जनरेटर था, पक्का से जनरेटर चालू कर लेते थे। ऐसा आवाज़ वाला नहीं था, डीजल जनरेटर साइलेंट वाला लेके रखे थे अपन ने। उसके पहले एक और जगह क्लास होती थी, वो छोटी पड़ने लगी थी तब धर्मपेट आए थे। पहले रामदास पेट में खुद की बिल्डिंग थी अपनी, तो वहाँ भी 250 300 बच्चे आते थे, बट फिर 400 बच्चे आने लग गए, तब फिर हमको लगा नहीं बड़ी क्लास चाहिए, तो फिर बड़ी क्लास में चले गए हम लोग। और वहाँ का फिर हमने धीरे से बेच दिया, वो तो खुद कैब्स की ओनरशिप थी, वो वाली जगह फिर बेच दी है। वो क्रिम्स हॉस्पिटल है उसके जस्ट पीछे में जगह थी, तो मैं वहीं पे पड़ा हुआ हूँ। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने वो छोड़ दिए, उसके बाद फिर इधर आ गए। उसके भी पहले, बहुत पहले, वो एक भिड़े गर्ल्स स्कूल थी, वहाँ पे होती थी क्लासेस। हाँ, कहीं बर्डी में होती थी, तो होती है। ठीक है। तो कैब्स की शुरुआत हुई थी तब मैं भी नहीं था, यानी मैं था बट मैं छोटा सा था, 1.5 2 साल का, जब कैब शुरू हुआ था। सोचो कितना पुराना है कैब्स। शर्मा सर सीए बन चुके थे जब मैं पैदा हुआ था। हाँ, 88 में मैं पैदा हुआ, 88 में शर्मा सर सीए बने हैं। तो 89 में नीरज सर पैदा हुए, 90 में पवन सर हुए। वो छोटे हैं मेरे से, देख के ऐसा लगता नहीं बट एज वाइज छोटे हैं वो लोग मेरे से, तो ऐसा है। ठीक है। और बाद में कैब्स का नाम इसीलिए कैब्स रखा गया था, उसका नाम था सेंट्रल एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। पूरे सेंट्रल इंडिया में कोई और क्लासेस नहीं थी, सिर्फ कैब्स एक क्लासेस थी, तो इसीलिए उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। और उससे वो कैब्स बना बाद में। तो पहले ऐसे ही चालू हुआ था सेंट्रल एकेडमी नाम से, सेंट्रल एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। और प्रोफेशनल स्टडीज़ का सीए सीएस सीडब्ल्यूए का सिर्फ एक ही कोचिंग सेंटर था पूरे नागपुर में। तो दूर दूर से लोग आते थे, पूरे एमपी छत्तीसगढ़ अपने नागपुर के आसपास सब, तो सब लोग आते थे और पढ़ाई करते थे अच्छे से। उस टाइम का अलग ही माहौल हुआ करता था। ठीक है। फिर बहुत सारे आ गए, इधर उधर चिंटी चिंटी लोग क्लासेस चालू कर लेते, ऐसा बहुत हुआ था बीच में जब सीपीटी चालू हुआ था ना। हर क्लास जो 11 12 पढ़ा रही है उसने सीपीटी सीपीटी चालू कर दिया था, सीए फाउंडेशन सीपीटी। फिर बाद में बंद हो गया। तो फाउंडेशन है ना, वो 11 12 के साथ वो सीपीटी पैटर्न था, पूरे गोले में लगाना पड़ता था उसमें। उसमें लिखना नहीं पड़ता था, 200 मार्क का पेपर होता था, एमसीक्यू था पूरा इंक्लूडिंग लॉ। तो उस टाइम तो लॉ इतना इजी लगता था, 40 मार्क्स का लॉ होता था, लोग 40 में से 40 लाते थे। कम से कम 10% बच्चों को 40 में से 40 मिलते थे, क्योंकि लॉ समझना बहुत आसान है लेकिन लिखना और समझाना काफ़ी मुश्किल जाता है। ये भी मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ
जब मैं ऐसे क्लास में बैठता था मेरे को लगता था अरे लॉ है ये तो कोई भी समझा लेगा। जब पढ़ाने आए तब समझा कि लॉ जितने थेरोटिकल टॉपिक है ना वो ज़्यादा मुश्किल है पढ़ाना। जैसे इकोनॉमिक्स खतरनाक मुश्किल है। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक्स वगैरह भी। सो शुरुआत शुरुआत में इकोनॉमिक्स पढ़ाता था मैं तो उसके पहले टैक्स से चालू किया था सबसे पहले, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, होता है। फिर इधर आ गया लॉ में। तो जितना थेरोटिकल है उतना मुश्किल होता है। चलो खैर, वापस आते हैं, चालू हो गई अब सब चीज़ें। अब अगला पॉइंट तो हमने पिछले सेशन में, क्लास तो नहीं, यही क्लास में पिछले सेशन में लाइट के पहले देखा रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जिसमें हमने देखा ऐसे एग्रीमेंट जो आपको न्याय पाने से रोक रहे हैं, जैसे कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रिमूव कर रहे हैं, लिमिटेशन का पीरियड कम कर रहे हैं, या फिर आपके कोई भी राइट्स को जब्त कर रहे हैं, तो ये वॉइड रहेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में प्रेजेंट या पास्ट और फ्यूचर डिस्प्यूट्स भी ले जा सकते हो, बट ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स होना अनिवार्य होता है। फिर अगला पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसमें और थोड़ा सा डीप में जाने की अब जरूरत है। एग्रीमेंट्स विथ अनसर्टन मीनिंग। आपको याद होगा हम गए तेल लेने गए थे अपन। सो हमने बोल के आ गए तेल भेज दो, कौन सा तेल बताया ही नहीं। तो ऐसे केस में ये वॉइड है ड्यू टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि तेल बहुत प्रकार के हो सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे जब तक कि ये सर्टन नहीं होगा कि कौन से तेल की बात हो रही है, तब तक के ये वैलिड नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो वही है, एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन इज वॉइड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसका मीनिंग हम सर्टन बना सकते हैं, इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। सो उसको हम मीनिंग सर्टन दे सकते हैं, तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाते हैं। तो ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होंगे, द एग्रीमेंट इज वैलिड। सो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ए ऑर्डर्स 10 लीटर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम बी। अब कौन सा ऑयल ये बोला ही नहीं, देर इज नथिंग टू शो विच ऑयल वॉज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू अनसर्टनिटी। बट कभी कभी हम उसका मीनिंग सर्टन बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल, ए ऑर्डर करता है 10 लीटर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम बी। अब बी की दुकान में ना सिर्फ एक ही प्रकार का मस्टर्ड ऑयल बिकता है। जो सरसों का तेल होता है, राई का तेल, वो बेचता है वो, और सिर्फ एक ही प्रकार का, और कोई ऑयल ही नहीं है उसके पास। अब जब हम उसको बोल रहे हैं भैया 10 लीटर ऑयल भेज दो, अब उसके पास और कोई ऑयल है ही नहीं, तो यहाँ पे तो सर्टन मीनिंग है, क्योंकि वो एक ही चीज में डील कर रहा है। भले ही हमने कौन सा ऑयल ये बोला नहीं, बट इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। इसका सर्टन मीनिंग निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि ही डील्स ओनली इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मस्टर्ड ऑयल, एक ही प्रकार का मस्टर्ड ऑयल बेचता है वो, और कुछ बेचता ही नहीं। तो फिर यहाँ पे भले ही हमने कौन सा ऑयल बताया नहीं, बट इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। सो द मीनिंग कैन बी मेड सर्टन इन दिस केस एंड हेंस द एग्रीमेंट इज वैलिड। तो यहाँ ये वॉइड नहीं होगा, ये वैलिड रहता है। अब अगर रेट डिसाइड नहीं होता ना, तो इसको हम अनसर्टेनिटी नहीं मानते। हाँ, अगर रेट एम्बिगियस है तो फिर अनसर्टन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं, या तो 1 लाख रुपए में या 1,50,000 रुपए में। अब कौन सा प्राइस ये क्लियर नहीं है, तो ये अनसर्टन है। लेकिन अगर यहाँ पे रेट डिसाइड ही नहीं हुआ, समझो एक जनरल सा कॉन्ट्रैक्ट किया, यही वाला एग्जांपल ले लो मस्टर्ड ऑयल खरीदने का, मैंने रेट नहीं बताया कि कितने रुपए के भाव से खरीदना है, या आगे वाले ने भी रेट डिसाइड नहीं किया। तो जब रेट डिसाइड नहीं होता, इसको अनसर्टेनिटी नहीं बोलते, क्योंकि रेट जब डिसाइड नहीं होता है तो इसमें रेट लगता है मार्केट रेट। आप कई बार होता है, आप बाजार जाते हैं आलू खरीदने, आलू खरीदते हैं, अब आपने पूछा नहीं रेट कितना है, उसने भी नहीं बताया आपको, क्योंकि आलू खरीद नहीं था घर के लिए, जो भी रेट हो, तो वहां पे जो मार्केट प्राइस होगा वो देके आप खरीद के लेके आते हैं। सो इफ द प्राइस हैज नॉट बीन डिसाइडेड, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अनसर्टेनिटी। तो प्राइस अगर डिसाइड नहीं हुआ तो मार्केट प्राइस को हम ट्रीट करते हैं एज द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ द रेट हैज नॉट बीन डिसाइडेड, देन इट डज नॉट फॉल अंडर अनसर्टेनिटी। इन सच अ केस रीजनेबल प्राइस इज कंसिडर्ड विच इज जनरली द मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे यहाँ ऑयल का अगर प्राइस नहीं डिसाइड हुआ, तो जो रीजनेबल प्राइस होगा, जो ऑयल जिस रेट पे बिक रहा होगा, वो प्राइस को फिर हम वैलिड मानते हैं। जैसे हम पेट्रोल भराने जाते हैं, पेट्रोल अपन बोलते भैया 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, और जितना भी पैसा हुआ पे कर देते। तो अपन रोज रेट डिसाइड नहीं करते, उसमें जो मार्केट रेट चल रहा है उस रेट पे अपन डीलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर रेट डिसाइड नहीं होता तो इट इज नॉट कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। ऐसे केस में मार्केट रेट विल बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया अनसर्टन मीनिंग्स। तो इस पे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। एक एक्चुअल केस भी हुआ था रामेश्वर अग्रवाल वाला, वो भी आपको दिखेगा इसमें।
एक बार घर पे जाके इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना। एक्चुअल केस था एक रामेश्वर अग्रवाल वाला, 34 नंबर पे दिया हुआ है। तो ये एक्चुअल केस है। रामेश्वर अग्रवाल जी होते हैं वो एक डीलर को ऑयल मंगाते हैं, 100 टिन्स ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल ये बोलते नहीं, लेकिन रामेश्वर दूसरे व्यक्ति ने, इसमें ऐसा हुआ था, अग्रवाल जी का एक शॉप है, ये रामेश्वर जी की शॉप है। इनको ऑर्डर आया था एक छोटे दुकानदार से, एक रिटेलर होता है, ये इनको ऑर्डर भेजता है और ये बोलता है 100 टिन्स ऑफ ऑयल भेज दो। कौन सा ऑयल ये इसने नहीं बोला, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये डील करता है ओनली इन मस्टर्ड ऑयल, एक प्रकार के मस्टर्ड ऑयल में ही डील करता था, ये मस्टर्ड ऑयल का रिटेलर था। यहाँ पे रामेश्वर जी को पता था कि ये सिर्फ मस्टर्ड ऑयल बेचता है, तो इसको तुरंत जैसे ही ऑर्डर आया तो मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे भेज दिया गया। इसके बाद साथ में यहाँ पे बिल लिख के भेज दिया जिसमें रेट लिखा हुआ था 1000 रुपए पर टिन, ये रेट लिखा हुआ था। रिटेलर ने देखा, उसको ऑयल तो खरीदना था, फिर उसने देखा अरे ये तो 1000 रुपए के भाव से है। उसने बोला कि मैं ये रेट पे नहीं करूंगा, जो पिछला रेट था, पिछले रेट में 950 रुपए से तुमने भेजे थे, तो मैं वो रेट के हिसाब से पे करने को तैयार हूं। रामेश्वर जी बोलते हैं आज का मार्केट रेट ये है, तो आपको ये रेट से ही पे करना पड़ेगा। जब इनके बीच झगड़ा होता है तो रिटेलर बोल देता है कि अपने गुड्स वापस ले जाओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो वो बोलता है कि एक तो मैंने कौन सा ऑयल ये बताया ही नहीं, दूसरा रेट भी डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए इट इज अनसर्टन। कोर्ट में जब केस गया, कोर्ट ने बोला कि इट इज सर्टन, क्योंकि भले ही इसमें कौन सा ऑयल डिसाइड नहीं किया, बट इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, बिकॉज ये सिर्फ एक प्रकार का तेल बेचता है। दूसरी चीज, रेट डिसाइड नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जो मार्केट प्राइस होगा उस दिन का, इस प्राइस पे डीलिंग करना पड़ेगा। तो ये वाला प्राइस जो पुराना मार्केट प्राइस है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता। तो वही हिंट में दिया है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन एंड हेंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रिटेलर इज बाउंड टू पे द करेंट मार्केट प्राइस। तो ये आपको फाइनल जो कंक्लूजन है वो लिख के दिया है। बाकी लिखना कैसे वो मैंने आपको बता ही दिया। तो आपको लिखना पड़ेगा द एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच आर नॉट सर्टन आर वॉइड एब इनिशियो, फिर बाद में लिखना पड़ेगा बट इफ इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन देन इट विल बी वैलिड। फिर इफ द मार्केट प्राइस हैज नॉट बीन, इफ द प्राइस हैज नॉट बीन डिसाइडेड देन रीजनेबल प्राइस वुड बी पेड एंड इट विल बी जनरली द करेंट मार्केट प्राइस। तो ये 3 पॉइंट आपके प्रोविजन के हो गए। उसके बाद फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एनालिसिस करके आप लिख दो, उसके बाद फिर कंक्लूजन। ठीक है, बताया था पिछली क्लास में। सो आसान है, आप ये वाला एक लिख के देख लोगे तो समझ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर। तो सट्टा लगाना, सट्टा लगाना नहीं चाहिए वैसे तो, छी होता है, और साथ में ये वॉइड भी होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स इट एज अ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये वेजरिंग होता क्या है, जैसे समझो आज का मौसम थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं आपको बोलता हूँ आज तो पक्का बारिश होगी, आप बोलते हैं अरे कहाँ सर कितनी धूप है, आज कोई बारिश नहीं होगी। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं आज तो बारिश होंगी, आप बोलते नहीं सर नहीं होंगी। मैं बोला लगी शर्त, अगर आज बारिश हो गई तो आप मुझे 10,000 रुपये पे करना, नहीं हुई तो मैं आपको 10,000 रुपये पे करूंगा। ये क्या है, ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है जिसमें हम सट्टा लगा रहे हैं किसी एक इवेंट के ऊपर। सो जैसे आप मैच पे सट्टा लगा रहे हैं, ये भी वेजरिंग है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो होते हैं ना, उसमें कुछ खास बातें होती हैं, इसको हम समझ लेते हैं। सो जैसे समझो ए प्रॉमिस करता है बी को, ए promises टू पे ₹10,000 टू बी इफ इट रेन्स, अगर आज बारिश होगी तो ये पैसा देगा। एंड बी promises टू पे ₹10,000 टू ए इफ इट डज नॉट रेन। ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो क्या एग्री कर रही है कि अगर बारिश होती है,
तो ये है बादल, बरसा, बिजली, सावन का पानी। हाँ बस बस, बारिश होती है तो ये एक इवेंट हो गया, और अगर बारिश नहीं होती है तो ये दूसरा इवेंट हो गया। बारिश नहीं हो रही, सूरज झांक रहा है, बस बस। तो बारिश नहीं हो रही, इफ इट डज नॉट रेन। तो आप देखो, अगर बारिश होती है तो ए प्रोमिसेस टू पे बी ₹10,000। दैट मीन्स यहां पे ए विल लूज, ये हार जाएगा, इसको पैसा पे करना पड़ेगा ₹10,000। बट यहां ए तो हारेगा पर बी जीतेगा, बी जीतेगा ये भी तय है। और अगर बारिश नहीं होती है, इफ इट डज नॉट रेन, तो यहां पे ए विल विन बट बी विल लूज। सो यहां पे एक इवेंट पे हम लोग पैसा देने लेने की बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक इवेंट है, ये जो इवेंट है बारिश का होना या नहीं होना, ये एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है। इस इवेंट के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं पैसा देने या लेने के लिए। ये जो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है ना, इसको अनसर्टन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मे और मे नॉट हैपन। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये अनसर्टन है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, द इवेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज। तो पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। तो इसमें हमारा उस इवेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। बारिश लाना नहीं लाना ये हमारे हाथ में नहीं है। सो हम एक आम आदमी हैं, तो हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम बारिश ला सकते हैं। तो हम तानसेन नहीं है कि राग मल्हार गाएंगे और बारिश आ जाएगी। या हम साइंटिस्ट नहीं है चाइना वाले कि पानी ला लेंगे। तो चाइना वाले कुछ भी करते हैं। तो भारत में भी किया था, बारिश कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन्स की गई थी एक टाइम दिल्ली में, जब पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था। तो ये होता है, चाइना वाले तो खूब करते हैं। तो उनको लग रहा है कि यार बादल बहुत हो गए, बारिश आएंगी, तो बादल को खसका के ले जाते दूसरी जगह पे और वहाँ कुछ केमिकल डाल देते और भक्कर से बारिश हो जाती। एक्चुअल में होता है। तो आर्टिफिशियल रेन संभव है आज के तारीख में, बट वो तब जब बादल रहे तब एकदम रेन क्रिएट नहीं कर सकते अपन। अगर रेन्स होने की संभावना है तो उसको हम इधर से उधर जरूर ले जाते हैं। तो उतना करते हैं चाइना वाले, और वो कई बार बाढ़ वगैरह जैसी चीज़ों से बचा लेते हैं फिर अपने देश को। तो उन लोग कुछ भी करते हैं, तो कुछ भी चांद वगैरह बना चुके हैं, सूरज बना चुके हैं, सब बना लिए उनने। हाँ सच में। सो चाइना वाले 4 चांद लगाने वाले हैं दुनिया को। उनका ऐसा चल रहा था कि 2024 में 2 चांद लॉन्च करेंगे वो। उनका एम है कि जो जैसे अमावस होती है तो चांद नहीं होता, तो उसके कारण बहुत हमारे रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं, लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट। तो वो क्या करेंगे, सीधा 4 चांद लगा लेंगे कि वो चांद से रोशनी रहेगी हमेशा वो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ जहाँ उन्होंने चांद उगाए हैं। तो ऐसा सोचा है, और उन्होंने सूरज भी बना चुके हैं। एक्चुअल फैक्ट है, सूरज बना चुके हैं उन्होंने। हितवाद की फ्रंट पेज की हेडलाइन थी एक दिन, टाइम हो गया, 2 साल पहले की हेडलाइन थी। फ्रंट पेज में आया था कि चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया, और ख़ास बात यह है कि वो अपने ओरिजिनल सन से 100 टाइम्स मोर पावरफुल है। कैसे बनाया पता नहीं, बट बनाया है, ये फैक्ट है। आप गूगल सर्च कर लो, ये फैक्ट है, उन्होंने बना चुके हैं। खैर चांद वगैरह तारे वगैरह ये सब बना तो लिए, चलेंगे क्या पता नहीं, चाइना का माल है ना। तो वैसे ही होता है। तो लगा के आए सूरज, पता लगा बटन चालू कर रहे चल ही नहीं रहा। सो चाइनीज है, होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अब शाम तक चलते बंद हो जाते चाइना के प्रोडक्ट। तो खैर वापस आते हैं हम। तो मैं बता रहा था आपको, ये वेजरिंग एग्रीमेंट है जिसमें मनी इज पेएबल और रिसीवेबल ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। यहाँ पे आप देखो, कुछ परफॉर्म नहीं करना है, यहाँ सिर्फ जीतने और हारने की बात है। एक का यहाँ हारना तय है, एक जीतेगा ये भी तय है, लेकिन दूसरा हारेगा ये भी तय है।
जनरली कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा जीत हार की बात नहीं होती, वहां तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ देती लेती है, तो किसी को कुछ मिल रहा है, दूसरे को कुछ और मिल रहा है, तो दोनों को कुछ ना कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक का हारना तय है, तो एक जीतेगा लेकिन दूसरा हारेगा, ये भी तय है। और इसीलिए वेजरिंग एग्रीमेंट्स को वॉइड रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति हारेगा ये पक्का होता है, सो इसलिए इसको वॉइड में रखा हुआ है। सो wagering agreements are agreements where money is payable or receivable on happening or non-happening of a future uncertain event. सिर्फ पैसा देने या लेने की बात हो रही है। If the event happens one way, then A will win and B will lose, and if it happens another way, then A will lose and B will win. So एक प्रकार से इवेंट हुआ तो एक का जीतना तय, दूसरे का हारना तय। लेकिन अगर वो अलग प्रकार से हुआ तो दूसरा व्यक्ति जीतेगा और पहला व्यक्ति हार जाएगा। सो दैट मीन्स एक का हारना यहाँ पे तय होता है। सो इसीलिए वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड में रखे गए हैं। जैसे आपने सिक्का उछाला और बोले हेड्स आए तो मैं जीता, टेल्स आए तो आप जीते, सो ये हो गया एक वेजरिंग एग्रीमेंट, जिसमें वो सिर्फ सिक्का उछालना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ऐसे केसेस में वेजरिंग एग्रीमेंट्स में सिर्फ पैसा देना या लेने की बात है, तो एक हारेगा ये पक्का होता है। वैसे ही जैसे आप मैच वगैरह में सट्टा लगा रहे हैं, ये भी वेजरिंग नेचर का ही है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स में कंट्रोल नहीं होता हमारा उसके ऊपर। सो जैसे अब केकेआर जीतेगा कि हारेगा पता नहीं होता, तो वो बात और होती है। कभी कभी देख के लगता है कि पूरी फिक्स है मैच, इधर से थ्रो मार रहे, इधर स्टंप है, उधर थ्रो मार रहे जानबूझ के, तो ऐसा देख के पता लगता है कई बार। तो लेकिन अपने कंट्रोल में नहीं है वो, तो बड़े बड़े बुकी शायद कंट्रोल कर भी लेते होंगे, होता है, लेकिन अपन लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सो होता है, ये सब पैसे कमाने के लिए बनाई गई हैं आईपीएल वगैरह। तो पहले ईपीएल चलता था, इंग्लिश इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो जब मैं आपकी उम्र का था तो ईपीएल खूब एकदम अच्छा चलता था, और बहुत चलता था, फुटबॉल में चलता है वो। तो मैं खुद भी फुटबॉल खेलता था पहले, अभी तो खुद ही फुटबॉल हो गए, बट पहले मैं जब कॉलेज में था तो फुटबॉल टीम में था, अच्छा खेलता था ऐसा नहीं, तो फुटबॉल टीम में था। फिर अभी टाइम ही नहीं मिलता, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि आपका इवेंट रहता है लेकिन उस टाइम मैं नहीं रहता, तो ऐसे टाइम पे इवेंट होता है। नहीं तो मैं खेलता बहुत था पहले, लेकिन अभी फिर ठीक है, हो गया, अब उम्र हो गई ना, अब कितना इंसान खेल कूद करेगा। ठीक है चलो। तो नहीं, अच्छा खेलता था मैं सच में, हमारे कॉलेज की टीम थी, और कॉलेज की टीम भी फेमस है। एसएफएस कॉलेज में था मैं, तो एसएफएस कॉलेज की टीम एक तरफा चलती है फुटबॉल में। वो सेमिनरी हिल्स पे ना, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, वो अपना कैब्स की होती है ना वीकली वॉक, वो ऊपर सेमिनरी हिल्स पे एक कॉलेज है, इधर कब्रिस्तान है, उसके अपोजिट में कॉलेज है हाँ, सो वो कॉलेज में था मैं। तो उस टाइम मैं फुटबॉल टीम में था, और वहाँ की फुटबॉल टीम बहुत फेमस है, तो बहुत अच्छा खेलता था मैं। ठीक है, फिर उम्र हो जाती है धीरे धीरे। तो एक सचिन भी था, अच्छा क्रिकेट खेलता था, उम्र हो गई, होती है उम्र। चलो ठीक है। सो एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर समझ लेते हैं। वेजर इज एन एग्रीमेंट बाय विच मनी इज पेएबल, सिर्फ पैसा देने लेने की बात हो रही है, बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। सो एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है, उसके होने या नहीं होने पे पैसा देने की बात हो रही है। अगर होगा तो एक पार्टी पैसा देगी, नहीं होगा तो दूसरी पार्टी पैसा देगी। तो मनी इज पेएबल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। द एसेंस ऑफ गेमिंग एंड वेजरिंग इज, इसका जो मेन पार्ट है, एसेंस, एसेंस यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है गेमिंग और वेजरिंग एग्रीमेंट में, दैट इज दैट वन पार्टी इज टू विन, एक पार्टी जीतेगी ये तय है। सो एक पार्टी का जीतना तय, वन पार्टी इज टू विन, बट अदर टू लूज अपॉन अ फ्यूचर इवेंट विच एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अनसर्टन नेचर। तो फ्यूचर इवेंट है और अनसर्टन नेचर का है, तय नहीं है। अगर सर्टन है तो उसके ऊपर सट्टा कभी नहीं लगता, और फ्यूचर नहीं है, पास्ट इवेंट है, उस पर सट्टा नहीं लगता। कल बारिश हो चुकी है, उसके ऊपर थोड़ी सट्टा लगाएंगे अपन। आप मैच की हाईलाइट देख रहे हो और सट्टा लगा रहे, देख अभी सिक्स मारेगा, वो थोड़ी चलेगा। सो फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। फिर दूसरा अनसर्टन होना चाहिए। अगर तय है इवेंट, घटना घटित हो ही रही है, बारिश हो ही रही है, सर्टन है, बारिश तो चालू ही है, तो उसके ऊपर अगेन सट्टा नहीं होता, तो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट होना अनिवार्य है। So the event is future event which at the time of making the contract is of uncertain nature. That is to say, if the event turns out one way, A will lose. अगर बारिश हो जाती है तो A हार रहा है, and if it turns out the other way, he will win.
तो एक केस हुआ था ठाकर वर्सेस हार्डी, जिसमें ये बताया गया था कि वेजरिंग एग्रीमेंट में एक का जीतना तय, दूसरे का हारना तय होता है, और ये हमेशा फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि अगर इवेंट एक प्रकार से होगा तो ए विल लूज, बट इफ इट हैपेंस द अदर वे देन ए विल विन, बट बी विल लूज, फिर बी यहाँ पे हार जाएगा। ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वेजर, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस अंडर वेजरिंग एग्रीमेंट इज टू पे और गेट मनी। पैसा देने या लेने की बात है। ये जो पैसा देने लेने की बात है ये ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। इवेंट जो है, इवेंट शुड बी फ्यूचर एंड अनसर्टन इवेंट। एसेंस ऑफ गेमिंग इज दैट एक पार्टी जीतेगी लेकिन दूसरी हारेगी। इन वेजरिंग एग्रीमेंट कोई पार्टी का कंट्रोल नहीं है ओवर द इवेंट। कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स वैलिड होते हैं, बट टू पे प्राइस डिफरेंस इन अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं। समझो ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये पेन की आज कीमत है समझो 10,000 रुपए। मैं आपको बोलता हूं आज से एक महीने बाद मैं ये आपको बेचूंगा और एक महीने बाद अगर 12,000 कीमत होगी मार्केट में तो 12,000 में बेचूंगा, और अगर 8,000 हो जाएगी तो 8,000 में बेचूंगा। तो ये क्या है, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ये वेजरिंग नहीं है। इसमें आप देखो, इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा तो मैं पेन दूंगा और पैसे लूंगा। हाँ, वो बात है कि वो पैसे या तो 8,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 12,000 भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कम या ज्यादा हो, किसी को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, किसी को कम पैसा मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये ऐसा नहीं है एक हार रहा है दूसरा जीत रहा है। इसमें देखो जो मेन एसेंस है वो है ही नहीं। एसेंस ये होता है कि एक पार्टी जीतेगी दूसरी हारेगी। यहाँ जीत हार की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक गुड्स दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। हाँ, वो पैसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है। सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है। जैसे शेयर बाजार के ट्रांजेक्शन होते हैं, ये भी वैसे ही होते हैं। अगर आपको लग रहा है शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो आप वो कंपनी के शेयर खरीदोगे और पैसा पे करोगे। तो शेयर एक प्रकार के गुड्स हैं जो आपको मिल रहे हैं और उसके बदले पैसा पे होगा। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि भाव कम होंगे तो आप शेयर बेच दोगे। सो एक व्यक्ति शेयर खरीदने को तैयार, दूसरा बेचने को तैयार, क्योंकि एक फ्यूचर एंटिसिपेशन है। एक को लग रहा है भाव बढ़ेंगे, दूसरे को लग रहा है कम होंगे। तो यहां भी अनसर्टेनिटी है, बट ये अनसर्टेनिटी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, सिर्फ प्राइस की अनसर्टेनिटी है। सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये वेजरिंग में नहीं आते। सो अगर ये पेन बेच रहा हूं मैं बोलता हूं एक महीने बाद जो रेट होगा उस रेट में बेचेंगे। आज 10,000 है, अगर एक महीने बाद 12 हो जाएगा तो 12,000 आप मुझे देना और पेन ले लेना। 8 हो जाएगा तो 8,000 देना और पेन ले लेना। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसी में थोड़ा सा हम अगर चेंज करते हैं, सेम एग्रीमेंट, मैंने बोला ये पेन है, आज इसकी कीमत है 10,000 रुपए। एक महीने बाद अगर इसकी कीमत 12,000 हो जाएगी तो आप 2,000 रुपए मुझे पे करना। दैट मीन्स यहाँ पे पेन नहीं देने वाला मैं, सिर्फ उसका जो प्राइस डिफरेंस है आज के रेट में और एक महीने बाद के रेट में, उतना आप मुझे पे करना। और अगर 8,000 हो जाएगी तो मैं 2,000 पे कर दूंगा। सो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई गुड्स नहीं देना है। यहाँ पे एक जीत रहा है दूसरा हार रहा है, 2,000 रुपए मिलेंगे या चले जाएंगे। सो यहाँ पे वेजरिंग है या वैलिड है ये कैसे डिपेंड कर रहा है, तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन में आप देखो हमेशा गुड्स दे के पैसे ले रहे हैं। तो कोई चीज दी जा रही, मैं पेन दे रहा और पैसे ले रहा, तो ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, इट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। बट वेजरिंग एग्रीमेंट में सिर्फ प्राइस डिफरेंस सेटल किया जा रहा है। जब सिर्फ प्राइस डिफरेंस दिया जा रहा है, आज का और एक महीने बाद का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी सेटल्ड इन कैश, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये पेन के एग्जाम्पल से ध्यान रखो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स और प्राइस डिफरेंस समझाने के लिए। अब ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स जो सिमिलर टू वेजरिंग है, जो देख के वेजरिंग जैसे ही लगते हैं, ठीक है, तो वेजरिंग जैसे लगते हैं ट्रांजेक्शन्स सिमिलर टू दैट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। पहला है लॉटरी ट्रांजेक्शन्स। तो लॉटरी खरीदते हैं आप कई बार, सो उस लॉटरी में, खरीदा मत करो, छी होता है। सो उसमें भी नंबर होते हैं, वो नंबर अगर आ गए तो आपको पैसे मिलेंगे और अगर नहीं आए तो पैसे डूब जाते हैं, जितना टिकट का पैसा है उतना डूब जाता है। तो क्या लॉटरी भी वेजरिंग एग्रीमेंट है? तो आंसर इज यस, वैसे वो वेजरिंग नेचर का है। और वो सिर्फ वेजरिंग ही नहीं, वो इलीगल भी है। सो भारत का जो कानून है इंडियन पेनल कोड आईपीसी, इसकी धारा 294 ये बताती है कि अगर कोई लॉटरी के ट्रांजेक्शन्स कर रहा है तो ये इलीगल है, तो उसको जेल हो सकती है। लेकिन लॉटरी के ट्रांजेक्शन्स अगर सरकार चलाती है तो वैलिड होती है। तो इतनी जितनी भी लॉटरी दिखती है आपको बेचते हुए, ये सब सरकार के द्वारा अधिकृत होती है,
या तो सरकार खुद चला रही है या फिर एजेंट है सरकार के जो इसको चलाते हैं। तो जितने भी गलत काम है सरकार के कंट्रोल में आते हैं। तो जैसे लिकर वगैरह हो गया तो सरकार लाइसेंस देगी तब कर सकते। वैसे ही लॉटरी का है, लॉटरी ऐसे कोई भी नहीं चला सकता। मैं यहाँ लॉटरी चालू कर दिया, सबको नंबर बांट दिया, सबसे पैसे इकट्ठा किया, जो जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इवन ड्रीम इलेवन वगैरह टाइप की चीज़ें ये भी गलत है। तो ये भी चीज़ें नहीं चलेगी अगर परमिशन नहीं है। तो ये लोग परमिशन लेके चला रहे हैं। तो ड्रीम इलेवन भी लॉटरी के नेचर का ही है। भले ही वो कुछ भी बताएं कि आपको अगर स्किल्स है तो टीम बनाओ, वो स्किल वगैरह कोई काम नहीं आती, तो पूरा वो गैम्बल है सिर्फ। सो ये भी पूरा वेजरिंग नेचर का ही है और लॉटरी के नेचर का, इट इज़ इलीगल। और कई शहरों में, कई स्टेट में इलीगल है वो। इसलिए अगर आप ड्रीम इलेवन नागपुर में लगा रहे हैं, भारत में लगा रहे हैं, तो भारत में भी हर जगह नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पे चला रहे हो ड्रीम इलेवन नागपुर में, तो चालू होता है। कोई कोई स्टेट में उसको बैन करके रखा है। इसीलिए आजकल विदाउट लोकेशन एक्सेस आप वो यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर सट्टा लगाना चाहते हैं ड्रीम इलेवन पे, सबसे पहले वो बोलता है लोकेशन ऑन करो, क्योंकि वो लोकेशन ट्रैक करेगा। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो इलीगल है तो आपको अलाउड नहीं है। तो स्टेट के कानून होते हैं, हर स्टेट को अधिकार है वो अपने लिए कानून बना सकते हैं। तो वैसे ही कई स्टेट्स ने इसको इलीगल बोला है, तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ ड्रीम इलेवन नहीं चलेगा। तो हर जगह नहीं चलता है, तो अपने यहाँ चलता है, क्योंकि पैसे लाइसेंस देती है सरकार, और उसके बाद फिर पैसे मिलते हैं सरकार को और चलाते हैं। वैसे ही लॉटरी है, लॉटरी का लाइसेंस होता है, पैसा मिलता है सरकार को, सरकार लाइसेंस देती है, उसके बाद लॉटरी ट्रांजेक्शन्स चला सकते हैं। तो जितने भी लॉटरी के ट्रांजेक्शन्स है, ये या तो सरकार चलाती है खुद, या तो सरकार इसको अधिकृत करती है, ऑथोराइज करती है। सो और ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं जो भी लॉटरी के नेचर के ट्रांजेक्शन्स है। तो ये कहाँ लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ से रिलेटेड कानून कौन बना सकता है। तो ये जो वेजरिंग है, लॉटरी है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। सो लॉटरी इज एन एग्रीमेंट for the distribution of chance of prize in money among persons purchasing tickets. The dominant motive of the participants need not be gambling. Where a wagering transaction amounts to lottery, it is illegal as per 294A of the Indian Penal Code. However, 294A में ही लिखा हुआ है that this rule will not apply to lotteries run or authorized by state. Supreme Court in H. Anraj versus Government of Tamil Nadu upheld lotteries with prior permission of the government as legal, thereby conferring upon the winner of the lottery a right to receive the prize money subject to payment of taxes. तो जो भी टैक्स वगैरह होता है वो टैक्स पे करो और उसके बाद आप पैसा रिसीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे ड्रीम इलेवन में आप जीत गए 1000 रुपये, तो 1000 रुपये आप निकालने जाओगे तो 30% टैक्स काट लेगा वो, तो आपको सिर्फ 700 रुपये वापस मिलेंगे। बाकी 300 रुपये सरकार के पास जमा हो जाते हैं, टीडीएस कट जाएगा उसका। ठीक है, तो ऐसा है। सो जो लॉटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये अगर सरकार चला रही है तभी वैलिड है, नहीं तो फिर ये वेजरिंग है, और ये साथ में इलीगल भी है, क्योंकि आईपीसी सीधा सीधा उसको प्रोहिबिट करता है।